हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज से हम सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा विषय गणित की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। और अध्याय 1 सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर फर्स्ट है उसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बीजगणित, समीकरण के मूलों की प्रकृति एवं गुण तथा श्रेणियों का अभिसरण। फिर इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो मैंने मेन टॉपिक को यहाँ पर लिख रखा है। पिछली क्लास में हमने सिलेबस पर विस्तार से चर्चा की थी और आज से हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि समीकरण के मूलों की प्रकृति एवं गुण, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, तो मूल जानने से पहले समीकरण क्या होता है वो जानना होगा, समीकरण जानने से पहले बहुपद क्या होता है वो जानना होगा। तो एक एक स्टेप वाइज हम आगे बढ़ते जाएंगे, आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। मैंने बहुत अच्छे से सरल भाषा में इनको एग्जाम्पल के साथ लिख रखा है और आगे चल करके फिर हम अनेक सारे सवालों को सॉल्व करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। f(x) इज इक्वल्स टू a0 x की घात n प्लस a1 x की घात n-1 प्लस a2 x की घात n-2 प्लस 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 अप टू an-1x प्लस an। अब आप कहेंगे सर ये तो जो लिखा है वो तो बड़ा कठिन दिख रहा है, इसमें ये a0 a1 a2 ये सब लोग कौन है, x क्या है ना। तो एक एक करके अपन धीरे धीरे सबके बारे में जानते हैं। ये जो आपको a0 a1 a2 जितने भी सामने सामने लिखे हुए दिख रहे हैं, इन सभी को हम लोग बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं? गुणांक। और ये सब के सब बिलोंग्स टू आर। बिलोंग्स टू आर बोलने का मतलब ये सब के सब क्या है? रियल नंबर्स हैं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं। और ये x जो है उसके बारे में कुछ अता पता नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि जब हम उसको सॉल्व करते हैं, इसको इक्वेशन बना करके जब मैं आगे लिखूंगा, सॉल्व करूंगा, तब मुझे x का मान पता चलेगा। तो फिलहाल आप x को कहेंगे अनिर्धारित प्रतीक, जिसका अभी निर्धारण नहीं हुआ है। अनिर्धारित प्रतीक है, इनडिटरमिनेट सिंबल है x। और ये जो कोफिशिएंट आपको दिख रहे हैं वो सब रियल नंबर से, और इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं बहुपद। वेरिएबल के रूप में आपको x दिखाई दे रहा है। ये x जो है यहाँ पे वेरिएबल अर्थात चर का काम कर रहे हैं, इसलिए ये x में एक बहुपद है, ऐसा हम कहेंगे। ये x में एक बहुपद है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, f(x) बराबर x² प्लस 5x प्लस 6, ये एक बहुपद है। x² प्लस 14x प्लस 48, ये एक बहुपद है, ठीक है। ऐसे आप अनेकों ढेरों करोड़ों अरबों एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये भी x में एक बहुपद है, ये भी x में एक बहुपद है। अगर मैं इसको जैसे मान लीजिए मैं एक नया कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, कुछ ऐसा अगर है, तो अब आपको यहाँ पे x नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कौन दिख रहा है? वेरिएबल के तौर पे। वेरिएबल के तौर पे अर्थात चर के तौर पे यहाँ पे आपको y दिख रहा है, तो ये y में एक बहुपद है। z दिखेगा तो z में एक बहुपद है कहना, t दिखेगा तो t में एक बहुपद है कहेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया बहुपद किसे कहते हैं। चलिए, बहुपद समीकरण, पॉलिनोमियल इक्वेशन, या इसी को बोलेंगे बीजगणितीय समीकरण यानी कि एल्जेब्रिक इक्वेशन, ठीक। यदि f(x) एक बहुपद है तो f(x) बराबर 0 बहुपद समीकरण कहलाता है। मतलब कुछ नहीं करना है, बहुपद जो अभी आपने सीखा है, जो अभी आपने पढ़ा है, उसी बहुपद में आपको बराबर करके शून्य लगा देना है, बस। ये देखो, इसीलिए मैंने यही वाला को लिखा है यहाँ पे। जब तक आप सिर्फ इतना लिख रहे हो तब तक आप बहुपद कहोगे उसको, और बराबर करके आपने शून्य लगा दिया, इसका मतलब एक वो प्रश्न बन गया। किस बात का प्रश्न? कैसा प्रश्न? कि भैया बराबर करके आपने शून्य लगा दिया, मतलब अब वो इक्वेशन बन गया। इक्वेशन मतलब जिसको सॉल्व करके x का मान निकालना हो। ये केवल एक एक्सप्रेशन है, केवल पॉलिनोमियल है, मगर उसी पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख देने से अब वो पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गया दोस्तों, बहुपद समीकरण बन गया। वैसे ही ये वाला देखो, आप जब तक आप सिर्फ इतना लिख रहे हो ना, तब तक वो पॉलिनोमियल है अर्थात बहुपद है। और उसी में जब आप बराबर करके शून्य लगा रहे हो तब वो क्या है? बहुपद समीकरण बन गया, ठीक है। चलिए, पूर्ण और अपूर्ण बहुपद समीकरण किसे कहते हैं अब ये समझते हैं। इंग्लिश में इसको हम कहेंगे कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल इक्वेशन, या प्रॉपर और इम्प्रॉपर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कोई भी समीकरण, बहुपद समीकरण
अब हम उसको समीकरण भी मतलब सिर्फ समीकरण कहेंगे तब आप समझ जाइएगा कि हम बहुपद समीकरण के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी समीकरण पूर्ण कब कहलाता है और अपूर्ण कब कहलाता है, देखो जैसे मान लीजिए अब इस समीकरण को आप देखिए, इसमें आपको x की अधिकतम घात क्या दिखाई दे रही है, तो आप देखेंगे सर x का अधिकतम घात अपने को ये दिख रहा है 4, ठीक है, ओके। अगर आपको x की अधिकतम घात 4 दिखाई दे रही है तो फिर उससे कम घात वाले सारे पद विद्यमान होने चाहिए। जैसे 4 घात वाला है तो 3 घात, 2 घात, 1 घात और बिना घात, बिना घात मतलब कांस्टेंट टर्म, वो सब की सब चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। देखिए है कि नहीं, 4 घात तो 3 घात वाला भी है, 2 घात वाला भी है, 1 घात वाला भी है और कांस्टेंट टर्म भी है, मतलब कहीं कोई कमी नहीं है। पहले आपको क्या करना है, उच्चतम घात को देखना है। जो भी उच्चतम घात आपको दिख रही है, जो भी आपको हाईएस्ट एक्सपोनेंट दिख रहा है, फिर उससे कम वाले सारे होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि हाँ भाई ये समीकरण जो है ये पूर्ण है, ठीक है, ये समीकरण जो है ये पूर्ण है। अगर मैं बहुपद कहूँगा तो समझ जाना मैं केवल इतने हिस्से पर ध्यान दे रहा हूँ, इतने हिस्से की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये हिस्सा बहुपद वाला है। और अगर मैं पूरे को बोलूँगा तो मैं बोलूँगा समीकरण। आपको समझ में आ गया होगा, पहले भी इस बात पे चर्चा अपन किए। बहुपद बोलूँगा मतलब मैं समझ जाना मैं इसको बोल रहा हूँ, ठीक है, और मैं समीकरण बोलूँगा मतलब मैं इस पूरे को सम्मिलित करके बोल रहा हूँ। बराबर में 0 मतलब वो समीकरण के रूप हो गया, ठीक है, और ये पूर्ण है, कंप्लीट है। परंतु बाजू वाले को देखो तो आप, क्या वो पूर्ण है क्या, तो चलिए देखते हैं ये पूर्ण है कि नहीं। इसमें सबसे पहले आप ये देखो कि x की अधिकतम घात कितनी है, तो आप देख रहे हैं कि x की अधिकतम घात यहाँ पे कितनी है, 3 है। तो जब x की अधिकतम घात 3 है तो 3 घात से कम घात वाले सारे पद विद्यमान होने चाहिए, अर्थात 3 घात से कम घात बोलने का मतलब 2 घात, 1 घात और कांस्टेंट टर्म, सब के सब विद्यमान होने चाहिए। चलिए देखते हैं क्या यहाँ पे, 3 घात का पद विद्यमान तो है ही, फिर सीधा 1 घात का दिख रहा है और कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, तो क्या गायब दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर 2 घात वाला पद गायब दिख रहा है। तो भैया फिर समझ जाइए कि ये फिर पूर्ण नहीं है, ठीक है, ये इक्वेशन पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। तो अब प्रश्न उठता है कि सर जो अपूर्ण है उसको पूर्ण कैसे बनाया जाए, तो भैया जिस घात का पद गायब है उस घात का पद आप जबरदस्ती लिखो और गुणांक 0 लगा के लिख दो। यानी कि अगर मेरे को इसको पूर्ण बनाना हो ना दोस्तों, तो मैं ऐसा करूँगा कि मैं x का घात 3 है तो 3 लिखूंगा, उसके बाद देखो 3 घात के बाद सीधा 1 घात वाला दिख रहा है, लेकिन कायदे से 3 घात के बाद 2 घात वाला आना चाहिए, तो 2 घात वाला पद तो गायब है, तो मैं जबरदस्ती 0 गुणांक लगा करके, यानी सामने में 0 लगा करके 2 घात वाला पद को लिखूंगा। ऐसा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये समीकरण वैसा ही रहेगा, क्योंकि मैंने गुणांक के रूप में 0 लगाया ना, 0 गुणित इतना होकर के वापस 0 ही हो जाएगा। लेकिन उसको ऐसा लिखने का कारण ये है क्योंकि मैं इसको कंप्लीट रूप में दिखाना चाहता हूँ, ठीक। और ये +4x है और +5 बराबर 0। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये किस रूप में बदल चुका है, कंप्लीट फॉर्म में ये चेंज हो चुका है दोस्तों। देखो तो जिस घातांक वाला पद गायब रहेगा, है ना भाई, अपने को पहले मैक्सिमम देखना है ना, मैक्सिमम देखने के बाद उससे ऊपर का तो बात ही नहीं करना है। देखो अब 3 घात का पद यहाँ पे अधिकतम 3 घात दिखाई दे रहा है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि सर 4 घात 5 घात उसको भी लिखना पड़ेगा क्या, ऐसा नहीं। अधिकतम घात जो भी आपको दिखाई दे रहा है उससे ऊपर वाली घात के बारे में हमको कहना ही नहीं है, हमको तो अधिकतम घात से फिर कम घात वाले के बारे में सोचना है। अगर अधिकतम घात से कम घात वाले सारे पद विद्यमान हैं, सारे घातांकों वाले पद विद्यमान हैं, तो आप बोलेंगे कि भैया वो तो कंप्लीट है। और अगर वो ऐसा कुछ आपको दिख रहा है कि विद्यमान नहीं है, तो जो पद, तो वो पहले तो वो इनकम्प्लीट कहलाएगा। फिर कंप्लीट बनाने के लिए आप जिस घात वाला पद गायब है गुणांक 0 लगा करके उसको आप लिखेंगे। अब ये कंप्लीट फॉर्म में बदल चुका है। साथ ही हमको समीकरण लिखने के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो वहाँ पर समीकरण में जो पद है उनको हम बढ़ती हुई घातों में या घटती, मतलब एक पैटर्न पे लिखें, ठीक है। तो उसमें भी जनरली हम लोग घटती हुई घातों में लिखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 4 घात, 3 घात, 2 घात, 1 घात कांस्टेंट घटते क्रम में है। तो ये क्या है, इसमें जब भी आप कोई कैलकुलेशन करते हैं, जैसे भाग की क्रिया करना हो या कुछ करना हो, ठीक है, तो उसमें आपको थोड़ा सा
सटीक होता है, वो काम सही सही होता है। तो इसलिए आप प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया करो। अगर प्रॉपर फॉर्म में न दिखे तब की बात है। जैसे आप देखो ये नीचे वाला ये समीकरण आपको प्रॉपर फॉर्म में, मतलब आपको घटती हुई घातों में, ये घटती हुई घातों में आपको नहीं दिख रहा है। एक घात फिर दो घात फिर सीधा कांस्टेंट, जबकि होना चाहिए दो घात एक घात कांस्टेंट। तो इस रूप में आप कन्वर्ट कर लेना। उसके बाद जब भी आप कुछ कैलकुलेशन करेंगे, भाग करना हो या और कुछ काम करना हो, तो वो सही सही होते हैं, ठीक है। उसमें फिर गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। चलिए अब देखते हैं हम अगला, समीकरण की घात। किसी भी समीकरण में विद्यमान x की जो उच्चतम घातांक रहेगी, बस उसी को बोलेंगे समीकरण की घात। इसको प्रॉपर फॉर्म में हमने यहाँ पे लिखा है, x की उच्चतम घातांक वाले पद का चर घातांक। चर घातांक मतलब चर का घातांक। चर कौन है? वेरिएबल। वेरिएबल कौन है? x। और x के घातांक को ही हम लोग समीकरण का घातांक कहते हैं। तो सरल शब्दों में बस इतना समझो कि कोई भी समीकरण हमें दिया हो, उसमें जो भी वेरिएबल रहेगा, जो भी वेरिएबल अर्थात जो भी चर रहेगा, उस चर की अधिकतम घातांक जो रहेगी उसी को हम लोग समीकरण की घात कहेंगे। जैसे कि आप पहला एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये आपको समीकरण दिखाई दे रहा है, ठीक। अब इसमें आप x का अधिकतम घात देखो कहाँ है, कहाँ है? ये तो है 4 घात। क्या इससे कम घात वाला पद आपको नजर आ रहा है? क्या नजर नहीं आ रहा है? यही अपने को अधिकतम घात नजर आ रहा है। तो बस ये 4 घात का समीकरण है, या यूँ कहिए कि इस समीकरण की घात 4 है। इसको देखो जरा, इसमें x का अधिकतम घात ढूंढो, तो यहाँ 1 घात है, फिर 2 घात है। ये कांस्टेंट टर्म जहाँ भी दिखे ना, जैसे ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म मतलब कि x की घात 0 वाला पद, ठीक है। जहाँ x नहीं है वहाँ x की घात 0 अपन लिखेंगे, है ना भाई। तो 0 घात 2 घात 1 घात, अधिकतम घात क्या है? अधिकतम घात अपने को 2 दिख रहा है, तो ये 2 घात का समीकरण है। आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मेरा ऐसा पूरा विश्वास है, बिकॉज बहुत ही सरल चीज़ें हैं ये। हाँ, सवालों की जब अपन प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, उस समय अपने को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ये सारी बातें वहाँ पे काम आएंगी, ये सारी बेसिक बातें हैं बहुत। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट बातों की ओर, नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और इसके ठीक बाद अब जो टॉपिक आता है वो है समीकरण का मूल, ठीक है। तो दोस्तों चलिए, हमारा ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है समीकरण का मूल, अर्थात रूट ऑफ एन इक्वेशन। देखिए, मान लीजिए एफ एक्स बराबर 0 कोई समीकरण है, ठीक। अब इस समीकरण का मूल मतलब ये होता है कि x का वह मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करे। इसको समीकरण अगर 1 कहूँ, x का वह मान जो समीकरण 1 को या जो भी दिया गया समीकरण है उसको क्या करे? संतुष्ट करे, यानी सेटिस्फाई करे। यानी कि इस f(x) में x का उस मान को रखने से 0 आ जाए, ठीक है। चलिए मैं आपको उदाहरण के रूप में बतलाता हूँ, उदाहरण से ही चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि x² माइनस 5x + 6 बराबर 0, ये मैंने एक इक्वेशन यहाँ लिख रखा है। और मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि इस इक्वेशन के 2 मूल हैं, और वो कौन कौन है बताऊँ? 2 मूल कौन कौन है? 2 और 3। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, और ये कैसे पता चला? तो देखो, आप यहाँ पे x के स्थान पर 2 रख के देखो। चलिए रख के देखते हैं। तो x के स्थान पर 2 रख के देखो, तो 2² माइनस 5 × 2 + 6, ठीक है, आपने रख के देखा। अब चलिए देखते हैं कितना आ रहा है। 2 का वर्ग 4, 5 दूनी 10 + 6, 4 और 6 10 माइनस 10, कितना आया? 0। उतना ही है जो कि राइट साइड में लिखा हुआ है। मतलब x के जगह पे अगर आप जो भी मान रख रहे हो और वो मान रखने से 0 मिल जाए, 0 जो कि उसके राइट साइड में लिखा हुआ है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, आप ऐसा कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो x की वैल्यू है ये इस इक्वेशन को क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है।
x के स्थान पर रखे जाने से उतना ही मिल रहा है जो कि बराबर के उस पर लिखे जो कि शून्य है, तो उतना ही आपको मिल रहा है, शून्य मिल रहा है। तो हम कहेंगे कि हाँ भाई ये जो x की वैल्यू जो अपन ने रखी है 2, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये जो 2 है वो इस समीकरण का एक मूल है। ठीक इसी तरह से ये जो 3 लिखा है ये भी इस समीकरण का एक मूल है। कैसे, आप देख लो ये 3 इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो x की जगह 3 रख के देखो, 3 का स्क्वायर -5 गुणित 3 + 6। ठीक है फ्रेंड्स, 3 × 3 = 9, 5 × 3 = 15, 6, 9 × 6 = 15 -15 बराबर 0। बराबर 0 मतलब कि आपने लेफ्ट हैंड साइड में x का मान रखा और जो आंसर आया वो वही है जो राइट साइड में लिखा हुआ है, मतलब ये भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो ये भी इस इक्वेशन का एक क्या हुई, रूट हुई, यानी कि मूल हुई। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला कि इस समीकरण के 2 मूल यही होंगे। दोस्तों ये इतना सरल काम है, ये तो हम लोग बचपने से पढ़ते आ रहे हैं। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो मध्य पद को तोड़ करके या सूत्र विधि से, जैसा आप चाहो। तो गुणा करने पर 6 और जोड़ने घटाने पर -5 आना चाहिए। ये देखिए, फिर आप कॉमन निकालते हैं, ये तो अपन बचपन वाला काम है। तो सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 आएगा। तो बस यही तो है रूट्स। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ क्या भैया 1 इस इक्वेशन का एक रूट है क्या, x = 1, अगर मैं सोचूं, जानना चाहूँ कि क्या x = 1 इस इक्वेशन का एक रूट है, रख के देख लो, सेटिस्फाई किया तो रूट होगा, नहीं किया तो नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, x की जगह 1 रखिए तो 1² -5 गुणित 1 और प्लस 6। x के स्थान पर मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ। ठीक है, तो जब x के स्थान पर मैं 1 रख रहा हूँ तो कितना मिल रहा है मेरे को, 1 और 6 7 -5 बराबर कितना मिल रहा है, 2। जबकि बराबर के उस पर क्या लिखे, 0। तो क्या 2 और 0 बराबर होते हैं क्या, नहीं होते। तो यह x = 1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यह इसका रूट नहीं होगा। और तो मैं आपको वास्तविकता बताऊं, सच बताऊं तो इसके रूट्स केवल यही दोनों होंगे और कोई नहीं होगा, केवल 2 ही, यही 2 रूट्स। अब देखो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है पहले ये बताओ। अपन पिछले वाले पेज में अपन डिग्री पढ़े हैं, समीकरण की घात पढ़े हैं, तो अपन देखे हैं ना भाई कि किसी भी समीकरण में x की जो अधिकतम घात रहेगी, किसी भी इक्वेशन में, किसी भी समीकरण में जो x की अधिकतम घात है उसी को अपन समीकरण की घात बोलेंगे। तो यहाँ पे x की अधिकतम घात आपको 2 दिख रही है, तो ये 2 ही इस समीकरण की घात है। और याद रखिएगा समीकरण की घात जो भी होती है तो वो समीकरण उतनी ही संख्या में मूलों को रखता है, उससे एक भी अधिक नहीं। यानी कि जैसे इस समीकरण की घात कितनी दिख रही है, 2, तो ये 2 मूलों को रखेगा, 2 से अधिक मूल ये नहीं रखेगा। ठीक, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कोई समीकरण जैसे 3 घात का है तो वो 3 मूल रखेगा, 4 घात वाला है 4 मूल रखेगा, 10 घात वाला है 10 मूल रखेगा। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और एक खास बात, जरूरी नहीं है कि कोई समीकरण जैसे जितनी उसकी घात है, मान लो कोई 8 घात वाला समीकरण, तो ये तो तय है कि वो 8 मूल रखेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो 8 के 8 मूल, 8 के 8 रूट्स वास्तविक हो, अर्थात रियल हो। उनमें से कुछ इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। ये सब चीज़ें अपन आगे धीरे धीरे करके समझते जाएंगे। तो अभी आपने समीकरण का मूल अच्छे से समझ लिया। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक नहीं अनेक इम्पॉर्टेंट बातें बताता हूँ जो कि हमको आगे के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमारी बहुत मदद करेगी। पहली बात, सम्मिश्र मूल यानी कि कॉम्प्लेक्स रूट्स जब भी मिले तो वो हमेशा जोड़ी के रूप में मिलते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर अल्फा प्लस आई बीटा अगर किसी समीकरण का एक मूल है, किसी समीकरण का एक मूल है, अगर मान लो आपको दिख रहा है कि सर ये अल्फा प्लस आई बीटा किसी समीकरण का एक मूल है, तब अवश्य ही अल्फा माइनस आई बीटा भी उसी समीकरण का एक मूल होगा। यानी कि आप सभी जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इस रूप में लिखते हैं। ठीक है, जहाँ ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है।
तो कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात सम्मिश्र संख्याओं वाले जो मूल होते हैं वो इकलौते नहीं मिलते, सीधा जोड़ी के रूप में मिलते हैं। और अब जोड़ी भी कैसी, एक दूसरे के वो क्या होते हैं, संयुग्मी होते हैं, यानी कि कॉन्जुगेट होते हैं, यानी कि प्लस माइनस का बस फर्क होता है। ठीक है, तो ये बहुत कीमती बात है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूं। चलिए फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप एक सवाल यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सवाल है। समीकरण 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 88 बराबर 0 का एक मूल 2 प्लस रूट ओवर -7 है। तो इसी समीकरण का एक अन्य मूल है, इसी समीकरण का एक अन्य मूल है, और ये आपके ऑप्शंस हैं। बहुत गजब का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखो यहाँ पर इसी कंसेप्ट का यहाँ पे इस्तेमाल होगा। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो अपने को गिवन इक्वेशन दिया गया समीकरण क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं, 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 88 बराबर 0। ओके, चलिए इसको समीकरण 1 कह देता हूँ, और इसका एक मूल क्या है, प्रश्न में बोल रहा है क्या है इसका मूल, 2 प्लस रूट ओवर -7। अब भैया रूट के अंदर माइनस वाली चीज़ें, मतलब आप समझ जाओ कि इसको अपन लिख सकते हैं। देखो ये कैसा है, इसको लिख सकते हैं अपन ऐसा, 2 प्लस रूट ओवर -1 है ना, और √7, और ये बन जाएगा आयोटा, आप सभी को पता होगा। तो ये i√7 ऐसे करके बन जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये इस समीकरण का एक मूल है। हम नहीं बोल रहे हैं, प्रश्न बोल रहा है। हम तो इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे भैया। प्रश्न मतलब कंसेप्ट कहता है अल्फा प्लस आई बीटा यदि किसी समीकरण का एक मूल है तो जरूर अल्फा माइनस आई बीटा भी उसी समीकरण का एक मूल होगा। यानी कि 2 प्लस i√7 अगर इस इक्वेशन का एक रूट है तब अवश्य ही 2 माइनस i√7 भी उसी इक्वेशन 1 का एक रूट होगा। ठीक है, यानी कि हमको 2 रूट तो यहीं मिल गए, अब बचा तीसरा रूट पता करने हैं, क्योंकि ऑप्शन में तो वही तीसरा रूट दिया है, देखो ना, है ना भाई। तो ये अपने को पता करना है। काम थोड़ा बड़ा है, काम थोड़ा लंबा है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। 2 रूट्स अपने को मिल चुके हैं। रूट्स मतलब क्या होता है, जो x की वैल्यू रहती है जो समीकरण को संतुष्ट करती है। तो x की एक वैल्यू तो अपने को प्रश्न खुद दे दिया है, 2 प्लस i√7 करके, ये देखो ये इतना दिया है ना, ये इसका मतलब यही है। तो ये मूल तो अपने को प्रश्न स्वयं दे दिया है। ठीक है, 2 प्लस i√7, और दूसरा जो है वो अपन ने निकाला है। दूसरा जो रूट है 2 माइनस i√7, ये अपन ने ज्ञात किया है ना। तो 2 रूट मिल गए। अब इन दोनों रूट की मदद से हम निकालेंगे एक फैक्टर। दोनों में से एक फैक्टर निकलेगा, और उस फैक्टर को अपन गुणा करेंगे तो एक बड़ा फैक्टर निकलेगा। कैसे, इसको आप इधर पलटाइए तो क्या होगा, x माइनस 2 प्लस i√7, ये एक फैक्टर हुआ उस इक्वेशन का। ठीक, इसको इधर पलटाइए, x माइनस 2 माइनस i√7, और दोनों को गुणा करेंगे तो ये दिया हुआ जो इक्वेशन है, दिए हुए इक्वेशन में जो ये पॉलिनोमियल वाला हिस्सा है इसका फैक्टर होगा कौन, ये पूरा। तो अपन लिखेंगे अतः ये पूरा किसका फैक्टर होगा, 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 88। 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 88 का एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड होगा मतलब कि उसको डिवाइड करेगा। तो ये ट्रिक, ये तरीका आप लोग हमेशा समझ लीजिए कि जब हमारे पास रूट्स दिए हों, रूट्स को पलटाना है, गुणनखंड तैयार करना है। जितने रूट्स बनेंगे ना, जैसे ये एक रूट है, इसको पलटाओगे तो एक गुणनखंड तैयार हुआ। वो गुणनखंड वो भी इस
इसको ये जो हमारा जो मेन पॉलिनोमियल दिया उसको डिवाइड करेगा। इसको इधर पलटाने से ये गुणनखंड तैयार होगा, वो भी इसको डिवाइड करेगा। और इधर वाला गुणनखंड और ये वाला गुणनखंड दोनों को गुणा करोगे तो एक नया गुणनखंड तैयार होगा और वो पूरा भी इसको डिवाइड करेगा। इनमें से प्रत्येक इसको डिवाइड करेगा ही करेगा, ये पूरा भी इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी प्रोसेस से हम तीसरे रूट की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका एक गुणनखंड होगा। तो भैया पहले इसको आप गुणा तो करके देख लो। तो आप देख सकते हैं कि इसको हम रीअरेंज करके लिख रहे हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या ब्रैकेट खोलूँगा तो x माइनस 2 प्लस i√7, मतलब मैं प्लस लिख चुका हूँ, मतलब मैं ये पहले ये वाला लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको भी लिख सकते हैं। अब मैं प्लस लिख चुका था तो मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, ऐसा सोचो आप, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इसको लिखेंगे x माइनस 2 माइनस i√7, ठीक है। तो इन दोनों का गुणा जो है वो इसका एक गुणनखंड होगा। किसका? 3x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 88, ठीक। चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फॉर्मूला काम करेगा, a प्लस बी और a माइनस बी। a के रूप में x माइनस 2 को देखो और b के रूप में i√7 को देखो। तो ये देखो a प्लस बी, a माइनस बी, इस पैटर्न पे दिख रहा है। तो क्या होता है फॉर्मूला हमारा, a² माइनस b², यानी x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस i√7 का स्क्वायर। b की जगह पे i√7 दिख रहा है, तो ये पूरा इसका एक गुणनखंड होगा, का एक गुणनखंड होगा। अभी अपन समझ रहे हैं करके समय लग रहा है, जब आप अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर आपसे ये जल्दी बनने लगेगा। a माइनस b² का जल्दी से आप इसको तोड़ेंगे तो a² माइनस 2ab प्लस b², i का स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1 होगा और √7 का वर्ग 7, तो ये इसका एक गुणनखंड होगा। आगे लिखिएगा का गुणनखंड होगा। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो x² माइनस 4x, 4 7 कितना हो जाएगा 11, ये भी इसका एक गुणनखंड होगा, ठीक है। अब गुणनखंड होगा लिख रहे हैं तो भैया गुणनखंड होने का मतलब ये है कि अब ये चीज़ उसको डिवाइड करेगी, पूरा डिवाइड करेगी, क्योंकि गुणनखंड है भाई तो डिवाइड करेगी। और ये गुणनखंड कहाँ से मिला? इन दोनों गुणनखंडों को गुणा करने पर मिला। और ये दोनों गुणनखंड कहाँ से मिले? इन दोनों मूलों को ऐसे पक्षांतर करने पर मिले। तो यही तरीका आप लोग अच्छे से समझ जाओ, हमेशा ऐसे ही बनाना, जब भी कुछ मूल दिए हों और कुछ ज्ञात करने हो तो ये बहुत अच्छा तरीका है। और भी अनेक तरीके होते हैं जिनमें हम आगे बातें करेंगे। तो ये इसका गुणनखंड होगा, तो ये इसको पूरा क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो चलिए डिवाइड करने का काम अपन करते हैं। अतः करके लिखता हूँ मैं 3x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 88 लिख करके ऐसे करके डिजाइन लगाते हैं डिवाइड करने का। और x² माइनस 4x प्लस 11, x² माइनस 4x प्लस 11। अब चलिए डिवाइड करने का बहुत सरल सिंपल आसान तरीका क्या है आप सभी को पता होगा। आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, इसका पहला पद अपॉन इसका पहला पद करके देखना है, ठीक है। तो पहला मतलब इसका पहला पद फिर इसका पहला पद आपको करना है, ये लिखना है, इसका पहला पद लिखना है और बटा करके इसका पहला पद लिखना है, ठीक। इतना ही सरल काम आपको करना है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी पॉलिनोमियल यहाँ और यहाँ लिखा है वो घटते हुए प्रॉपर फॉर्म में, यानी कि सबसे बड़ी घात फिर उससे कम फिर उससे कम फिर कांस्टेंट, और यहाँ पे भी वैसा ही हो, तो आपका जो डिवाइड करने के काम में कहीं गलती नहीं होगी, ठीक है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं x³ x² कट के 1x बचेगा और 3x बचेगा। जो भी यहाँ बच रहा है उसको आप यहाँ ऊपर लिख लो, ये हमारा भागफल मिलता जाएगा। अब जो भी आप यहाँ लिख चुके हो उस पूरे को उठाओ और इन सबों के साथ गुणा करके यहाँ लिखते जाओ। तो 3x को मैं x² से गुणा करूँगा तो 3x³ आएगा, क्यूब के नीचे क्यूब वाला लिख लिए। 3x को मैं 4x से गुणा करूँगा -4x से, चिन्ह सही थे ना भाई, तो 3 चौके हो जाएगा 12 और x हो जाएगा x²। और 3x को मैं 11 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 33x, तो x के नीचे x वाला, x² के नीचे x² वाला, इस तरह से अपन लिखेंगे तो सही बनेगा, गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। फिर इसको घटाना है,
इसमें से इसको घटाना है, तो घटाने के लिए चिन्ह बदलना पड़ेगा। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। चलिए 3x³ में से 3x³ घट पिट के ख़त्म, -4x² और +12x², तो +12x² -4x² हो जाएगा 8x², और प्लस x -33x, तो -33x में से एक x प्लस होगा तो -33 + 1 दैट इज़ -32x, और ये +88 को अपन उतार लेंगे। फिर वही काम पहला मतलब पहले पद को पहले पद से आपको डिवाइड करना है, पहले पद को पहले पद से डिवाइड करना है। 8x² x², है ना। इसका पहला पद 8x² है, यहाँ पे x² है, तो देखेंगे तो आप x² क्या हो रहा है, कट रहा है, बच क्या रहा है 8, जो बच रहा है उसको इधर लिखो। -8 बचता तो मैं माइनस सहित लिखता, चिन्ह समेत लिखना है। फिर आप इसको उठा के इधर गुणा करेंगे, तो 8 को x² से गुणा करेंगे तो 8x², फिर 8 चौके 32x, फिर 8 11 88, और आप फिर घटाने का काम करेंगे। माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। 8x² 8x² कट पिट के खत्म, -32x + 32x कट पिट के खत्म, +88 -88 खत्म, तो 0 पूरा, शेषफल 0, और शेषफल 0 बचना ही था, मतलब शेषफल 0 ही आना था। ठीक है, यहाँ पे ये इसको पूरा विभाजित होना ही था। शेषफल में जैसे अभी आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं बच रहा है, तो ये सही है। शेषफल वैसे भी हमको 0 ही मिलना था। क्यों? क्योंकि हम जिस चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं वो वास्तव में इसका एक गुणनखंड है। गुणनखंड से आप डिवाइड करोगे तो शेषफल फिर क्यों बचेगा, है ना। तो शेषफल आपको 0 ही मिलेगा। तो अब जो ये भागफल मिला है वो आपका तीसरा गुणनखंड बन गया। देखो याद करो, ये एक गुणनखंड था, ये दूसरा गुणनखंड था, दोनों गुणा किए तो एक नया गुणनखंड मिला था, है ना भाई। फिर आप उसको डिवाइड किए थे, तो ये जो बचा है ना, ये भी उसी पॉलिनोमियल का 3x³ - 4x² + x + 88 का एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, और गुणनखंड होगा मतलब जो तीसरा जो बचा हुआ जो रूट है वो इसी गुणनखंड की बदौलत प्राप्त होगा। इसी को आपको 0 के बराबर रखना है। ठीक है, और यहाँ से x का मान प्राप्त करना, तो 8 उधर जाएगा तो -8, और 3 बटे में आएगा तो ये ऐसे -8/3, ये आपका अभीष्ट उत्तर होगा। x का मान आएगा -8/3, और ये आपको दिया है ऑप्शन बी में। ठीक है फ्रेंड्स, भले ही थोड़ा ज़्यादा समय लगा है, अभी अपन शुरुआत कर रहे हैं इस चैप्टर का, तो थोड़ी स्पीड मैंने जानबूझ करके स्लो रखी है ताकि आप अच्छे से सीखें। जब आप बेसिक क्रियाओं को, बेसिक जो कैलकुलेशंस हैं, अगर आप उनको अच्छे से सीख जाएंगे तो आगे चलकर तो अपन शॉर्टकट ट्रिक से बड़े बड़े सवालों को हल करेंगे। बस आप देखते रहिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत बढ़िया तरीके से आप हर चीज़ समझने वाले हैं दोस्तों। ठीक है।